गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं मैथ टीचर पवन सर और आज हम कक्षा 8 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। कक्षा 8 में पहला लेसन है परिमेय संख्या। तो इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के क्या क्या प्रकार होते हैं यह पढ़ेंगे और परिमेय संख्याओं पर कुछ प्रगुण पढ़ेंगे, जैसे समृद्ध प्रगुण पढ़ेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ेंगे और साहचर्य प्रगुण पढ़ेंगे। इनमें से कम एक प्रगुण आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखें, हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं की सहायता से गिनती किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। और इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ जब शून्य को सम्मिलित किया जाता है तो जो संग्रह मिलता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में देखिए उदाहरण 1 2 3 लिखे हैं और पूर्ण संख्या में लिखे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसके बाद से प्राकृतिक संख्याओं के पहले यदि माइनस का साइन लगा दिया जाए तो वे सब निगेटिव पूर्णांक बन जाते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो धनात्मक पूर्णांक शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अब इसके अतिरिक्त जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, समभिन्न और विषमभिन्न, समभिन्न और विषमभिन्न, उन्हीं को कहा जाता है अपूर्णांक। देखिए उदाहरण में लिखे हैं -1/2 -1/5 2/7 3/8 और समभिन्न तथा विषमभिन्न। यहाँ पर लिखेंगे और समभिन्न तथा विषमभिन्न। समभिन्न यह सब समभिन्न हो गया और इसके बाद विषमभिन्न में आ जाएगा 5/3 4 7/2 इस तरह से और ढेर सारी संख्याएं हो जाएंगी। यह सब हो जाएगा अपूर्णांक का उदाहरण। अब हमको परिमेय संख्या का परिभाषा लिखना है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद से जो चार्ट में दिखाई दे रहा है इसके आधार पर हम लोग कहें कि पूर्णांक और अपूर्णांक का संग्रह परिमेय संख्या कहलाता है। कहने का अर्थ यह है, यदि पूर्णांकों को और अपूर्णांकों को आपस में संयुक्त कर दिया जाए तो जो संग्रह मिलेगा उसको कहेंगे परिमेय संख्या। अब यह जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं इनमें हम लोग समृद्ध प्रगुण लागू करेंगे। तो तब हम कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समृद्ध प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर फिर से ध्यान से सुने, जोड़ेंगे, दो पूर्ण संख्याएं लेकर के जोड़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या आ रहा है। तो पूर्ण संख्याएं योग के लिए समृद्ध प्रगुण का पालन करती हैं। घटा रहे हैं तो 5 में से 3 घटाएं 2 आया, लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी पूर्ण संख्या घटा रहे हैं तो यह ऋणात्मक संख्या आ रहा है जो पूर्ण संख्या नहीं होता है, अतः अंतर पालन नहीं करता है। गुणा कर रहे हैं, दो पूर्ण संख्याएं लेकर के गुणा कर रहे हैं तो उनका गुणनफल पूर्ण संख्या आ रहा है, अतः पूर्ण संख्याएं गुणनफल के लिए समृद्ध प्रगुण का पालन करती हैं। अब इसके बाद से भाग के लिए 8 में भाग दिए हैं 2 से तो 4 आया है, लेकिन 7 में भाग दे रहे हैं 8 से तो 7/8 आ रहा है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तब हम लोग कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समृद्ध प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। यानी कि योग और गुणनफल पालन करता है समृद्ध प्रगुण का, लेकिन अंतर और भागफल समृद्ध प्रगुण का पालन नहीं करता है। प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग क्रम विनिमय प्रगुण का इसी तरह से चेक करेंगे। पूर्ण संख्याओं के लिए पूरा चेक करने के बाद इसी तरह से सबके लिए बारी बारी से चेक किया जाएगा। पिछले वीडियो में प्यारे बच्चे विनिमय नियम का मतलब यह होता है क्रम विनिमय। विनिमय का मतलब होता है बदलना। क्रम विनिमय यानी कि क्रम को बदलना, यानी कि पूर्ण संख्याएं लेंगे और उनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में उनके क्रम को आपस में बदलना है। तब हम लोग तो पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय प्रगुण, योग के लिए 2
पूर्ण संख्याएं लेंगे और उनको जोड़ेंगे, फिर उनका क्रम बदल के जोड़ेंगे। यदि दोनों का योगफल बराबर आ गया तो भैया क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम एक संख्या 4 लिए और एक संख्या 5 लिए, तो 4 में 5 जोड़े हैं तो 9 आ गया, और फिर 5 में 4 जोड़ रहे हैं तभी 9 आ गया। तो दोनों तरफ से योगफल इसका बराबर है। यहाँ पर क्रम बदल करके जोड़ने पर भी योगफल बराबर आ रहा है। अतः यह पूर्ण संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब अंतर के लिए सेम प्रक्रिया, अंतर के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए करेंगे। अंतर एनसीईआरटी में अंतर को व्यवकलन लिखा है, तो हम दोनों लिख दिए हैं समझने के लिए। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। अब इसका क्रम बदलेंगे, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आएगा। यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए 6 में से 4 घटाएंगे तो जो अंतर आएगा 4 में से 6 घटाने के बराबर नहीं आएगा। अतः दो पूर्ण संख्याओं का अंतर या व्यवकलन क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करता है। गुणा के लिए देखें, दो परिमेय संख्या 3 और 5 लिए हैं, इनका गुणा कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, और इनका क्रम बदल रहे हैं तो 5 × 3 15 आ रहा है। दोनों स्थितियों में गुणनफल आपस में बराबर है, 15 बराबर है। अतः दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपस में दो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब भाग के लिए चेक करें, 6 में भाग दे रहे हैं 2 से तो 3 आ रहा है, और 2 से इसका क्रम बदल रहे हैं तो 2 में भाग दे रहे हैं 6 से तो 2/6 आ रहा है। दोनों यह बराबर नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। अब हम लोग साहचर्य प्रगुण के लिए देखेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, हम लोग तो योग के लिए हम 3 संख्याएं लिए हैं, 6, 3 और 2। तो 6 और 3 पहले पढ़ रहे हैं, इनको जोड़ लिए, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 लगाएंगे। बारहमास रूल जैसे लगता है वही लगेगा यहाँ पर। तो 6, 3, 9 और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ गया। फिर बाद वाली दो संख्याओं 6, अब बाद वाली दो संख्या 3 और 2 को जोड़ेंगे। यहाँ पर बारहमास रूल के अनुसार इन दोनों को पहले जोड़ दिया जाएगा, तो 3, 2, 5 और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11। दोनों स्थितियों में देख रहे हैं 11 आ रहा है। तब हम लोग कहेंगे योग के लिए पूर्ण संख्याएं योग के लिए साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। अब अंतर के लिए एकदम सेम इसी तरह से 3 संख्याएं लेंगे। हम लोग 3 संख्याएं 8, 3 और 6 ले रहे हैं, तो 8 में से 3 घटा रहे हैं और फिर इस अंतर में से 6 को घटाएंगे। बारहमास रूल के अनुसार इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। 8 में से 3 जाएगा 5, और 5 में से 6 घटेगा -1। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर बाद वाली दो संख्याओं का अंतर पहले निकालेंगे, यानी कि दूसरे में से तीसरे को घटाएंगे और जो आएगा उसको पहले में से घटाएंगे। तो 3 में से 6 घटाएंगे बारहमास रूल के अनुसार, 3 में से 6 जाएगा -3, और 8 में से इस अंतर को घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8, 3, 11 हो जाएगा। अब देख रहे हैं पहली स्थिति में -1 आया है, दूसरी स्थिति में 11 आ गया। तब कहेंगे अंतर के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। गुणा के लिए देख लें इसी तरह से 3 संख्याएं ले रहे हैं 10, 5 और 7। तो 10 में पहले 5 का गुणा करेंगे और गुणनफल में 7 का गुणा करेंगे, तो 10, 5, 50 और 50 में 7 का गुणा करेंगे 350। अब बाद वाली दो संख्याओं को गुणा करेंगे, 10 × 5 × 7, तो 5 में 7 का गुणा करेंगे 35, और 35 में 10 का गुणा करेंगे 350। दोनों स्थितियों में मान बराबर आ रहे हैं। तब कहेंगे कि गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य प्रगुण का पालन करते हैं। अब भाग के लिए 3 संख्याएं लेंगे, पहले दो संख्याओं का भागफल निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें तीसरी संख्या से भाग देंगे। तो 6/3/2, तो 6 में भाग देंगे 3 से तो 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसके बाद से 3 में 2 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उससे 6 में भाग देंगे। तो 3 में 2 से भाग देंगे तो 3/2, यानी कि 3 में भाग देंगे 2 से, एक बार भाग जाएगा 2, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा दशमलव। यह जो से सारा कम है तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर 0, 2, 5, 10, 1.5 हो गया। अब इसके बाद से इस 1.5 से 6 में भाग देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पर नहीं है, तो 6 में भाग देना है 1.5 से, यह ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। इस तरह से क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 60/15, और 15 करने 15 और 15 से ऊपर 60, तो यह हो जाएगा 4। तो दूसरी स्थिति में देख रहे हैं आंसर 4 आ रहा है।
दोनों स्थितियां आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के लिए साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, पूर्णांक के लिए और परिमेय संख्याओं के लिए ट्राई करेंगे। अब इसके बाद से हम एक्सरसाइज बताएंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म करेंगे। जब बच्चों आज हम कक्षा 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले कुछ प्रगुण और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, पहला है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। यह एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज होगा। लिखा है यदि a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ तीन परिमेय संख्याएं हो तो a बाई बी का गुणा करना है c बाई डी और e बाई एफ के योगफल में। तो यह ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इतना ही बराबर हो जाएगा। फिर योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल शून्य के बराबर होता है, दोनों संख्याएं परस्पर योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। तो दो संख्याओं का योगफल तभी शून्य हो सकता है जब एक संख्या में उसके ऋणात्मक को जोड़ा जाए। तो किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो एक का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस है। व्युत्क्रम, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल एक के बराबर होगा। दो संख्याएं ले लीजिए और दोनों का गुणा कीजिए, यदि दोनों का गुणनफल एक हो जाएगा तो दोनों संख्याएं परस्पर व्युत्क्रम कहलाएंगे। और व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहा जाता है। यदि कहा जाए क्वेश्चन में कि व्युत्क्रम निकालिए, तब क्या करेंगे, दिए गए संख्या के अंश को हर में लिखेंगे और हर को अंश में लिखेंगे। यह ध्यान रखेंगे, व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम एक ही होता है। तो व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। a बाई बी का गुणात्मक प्रतिलोम अभी बताए हैं कि अंश को लिखेंगे हर में और हर को लिखेंगे अंश में। तो a बाई बी है तो यहाँ पर b बाई ए हो जाएगा। 8th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। आइए देखते हैं। इसमें योज्य तत्समक का डिफिनीशन पिछले वीडियो में छूट गया था, तो अभी थोड़ा देख लीजिए। योज्य तत्समक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे किसी दी गई संख्या में जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। और योज्य तत्समक का मान शून्य होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जरा देखें, देखिए मान लीजिए कोई संख्या a है तो a में 0 जोड़ेंगे तो a ही हो जाएगा, फिर 0 में जोड़ेंगे तो a ही रह जाएगा, इसलिए ये योज्य तत्समक शून्य होता है। और एक्सरसाइज में दूसरा सवाल है, दूसरे का पहला सवाल है, दूसरा सवाल में क्या करना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो पिछले वीडियो में बताए थे योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी दी गई संख्या का चिन्ह बदलने पर हमें योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम, इसका चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर -5/9 का योज्य प्रतिलोम, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या, इसमें पिछले वीडियो में अभी बताए हैं, यदि संख्या सरल होने वाली है तो संख्या को पहले सरल करते हैं। यहाँ पर अंश और दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, इस माइनस को काट देंगे, 6/5 हो जाएगा। यदि अंश हर में कुछ कट होने वाला रहेगा तो कट भी कर देंगे। अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, 6/5 का योज्य प्रतिलोम बराबर -6/5। अब तीसरा सवाल है, x के प्रत्येक मान के लिए जो दो मान दिया गया है तो प्रूफ करना है -x -x बराबर x। तो क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे क्या दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है। तो x, तीसरे का पहला x बराबर 11/15 रखने पर तो -x की जगह 11/15 रखेंगे और यह 11/15 के बराबर होगा। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 11/15 बराबर 11/15। दूसरा वाला, तीसरे का जो दूसरा सवाल है वह आप लोगों का होमवर्क है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। चौथे सवाल में कह रहा है निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कुछ नंबर दिए गए, इनका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 होता है। और पिछले वीडियो में बताए हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए संख्या के अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं। तो हम लोग पहला सवाल लगाएंगे तो -13
का गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें अंश हर नहीं है तो क्या करेंगे, बटे में 1 लिख करके इसको भिन्न बना लेंगे। अब अंश को लिखेंगे हर में और हर को लिखेंगे अंश में, ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसका इसी तरह से हो जाएगा, यह 1/5 यह भी इसी तरह से हो जाएगा। यह वाला सवाल हम बता रहे हैं और सेम इसी तरह से 5वां हो जाएगा। तो देखिए आप पहले युग्म के रूप में यह सवाल बहुत बड़ा दिया हुआ है तो सरल होने वाला है, तो पहले इसको सरल करेंगे। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, अंश में अंश का गुणा और हर में हर का गुणा, तो 5×8=56 हो गया। 15/56 का हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो यहाँ पर यह माइनस लिख देंगे, चिन्ह बदलेंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम है, यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलना है। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, वही चिन्ह रह जाता है। ठीक, अब इसके बाद का कुछ सवाल हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे।